Hello everyone, welcome to our YouTube channel Shiksha Alliance. Today we are going to start our daily current affairs session in which we will cover important news from several newspaper, PIB and various government sources. So let's begin our session. Our first topic is राई माता गौरिया। तो हम जानेंगे राई माता गौरिया के बारे में, ये है क्या, न्यूज में क्यों आया। राई माता गौरिया नोन एज क्वीन ऑफ मिलेट हैज गार्नर अटेंशन फॉर प्रिजर्विंग 30 रेयर मिलेट वैरायटी इन इंडिया। तो जो रायमाटी गौरिया है, जिसको कि हम क्वीन ऑफ मिलेट भी कहते हैं, इसने गार्नर किया अटेंशन को प्रिजर्व करने के लिए 30 रेयर मिलेट वैरायटीज को भारत में। रायमाटी विथ मिनिमल फॉर्मल एजुकेशन क्रेडिट हर नॉलेज टू प्रैक्टिस एक्सपीरियंस। शी इज सेलिब्रेटेड फॉर हर कंट्रीब्यूशन टू प्रमोटिंग मिलेट फार्मिंग, ट्रेनिंग अदर फार्मर्स एंड इस्टेब्लिशिंग ए फार्म स्कूल। जो रायमाटी थी, जिनके पास कम से कम फॉर्मल एजुकेशन था, उनको क्रेडिट दिया जाता है उनके नॉलेज के लिए और प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के लिए। उन्होंने सेलिब्रेट किया है, कंट्रीब्यूट किया है, प्रमोट किया है मिलेट फार्मिंग को, ट्रेनिंग को दूसरे फार्मर्स के लिए, और इस्टेब्लिश किया था एक फार्म स्कूल को। रायमाटी कंट्रीब्यूशन एक्सटेंड टू द प्रोसेसिंग मिलेट इनटू वैल्यू एडेड प्रोडक्ट लीडिंग टू सेल्फ हेल्प ग्रुप एंड रिसीविंग स्टेट लेवल रिकॉग्निशन एंड अवार्ड। और रायमाटी का जो कंट्रीब्यूशन था एक्सटेंशन को लेकर प्रोसेसिंग मिलेट के लिए, उसने वैल्यू एडेड प्रोडक्ट के रूप में इसको खारा, जिसके कारण जो है सेल्फ हेल्प ग्रुप को मदद मिला और उनको स्टेट लेवल रिकॉग्निशन और अवार्ड दिया गया। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मिथिला। तो हम जानेंगे मिथिला के बारे में न्यूज में क्यों आया है। बिहार चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार हैज इनिशिएटेड अ ₹72 करोड़ डेवलपमेंट प्लान फॉर गॉडेस सीता बर्थ प्लेस एट पुनर्धाम इन सीतामढ़ी एट मिथिला। जो बिहार के चीफ मिनिस्टर है नीतीश कुमार, उन्होंने स्टार्ट किया है एक ₹7200 करोड़ का डेवलपमेंट प्लान को गॉडेस सीता के बर्थ प्लेस के लिए, जो कि आपका पुनारा धाम होगा सीतामढ़ी में, मिथिला का। The epic maintains Sita using name like Vaidehi, Janki, Sita and Mithlapuri, the last being an obvious reference to Mithila in Bihar। जो एपिक है मेंशन करता है वह सीता माता के बारे में अलग अलग नाम से, जैसे कि उनको वैदेही, जानकी, सीता, मिथिलापुरी के नाम से जाना जाता है। जो लास्ट नाम है उनका मिथिलापुरी जो पड़ा था, वो ऑब्वियसली रेफरेंस करता है मिथिला से, बिहार का। मिथिला के बारे में हम जान लें। Mithila described in Vishnu Puran as northeast of Ganga and south of Himalayas, include present-day Darbhanga, Madhubani, Sitamarhi, Supaul, Saharsa, Madhepura and some areas in Bihar and Nepal। जो मिथिला है उसको डिस्क्राइब किया जा गया है विष्णु पुराण में कि ये नॉर्थ ऑफ गंगा और साउथ ऑफ हिमालय के रीजन में पड़ता है, जो कि इंक्लूड करता है आज के दरभंगा, मधुबनी, सीतामढ़ी, चौपाल, सहरसा, मधेपुरा और कुछ एरिया जो है बिहार और नेपाल में है। Janakpuri in Nepal is a modern name of Mithlapuri mentioned in the Valmiki Ramayan. The Bihar government in coordination with Nepal has included Janakpuri in the Ramayan circuit। तो जनकपुरी या नेपाल का ये मॉडर्न नाम है मिथिलापुरी का ही, जिसके बारे में मेंशन है वाल्मीकि रामायण में। बिहार गवर्नमेंट ने कोऑर्डिनेट किया है नेपाल के साथ और इंक्लूड किया है जनकपुरी को रामायण सर्किट में। नेक्स्ट टॉपिक हमारा नेशनल जियो साइंस डाटा रिपोजिटरी पोर्टल, NGDR पोर्टल जो है, इसके बारे में हम जानेंगे। PIB की न्यूज है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मिनिस्ट्री ऑफ माइंस हैड लॉन्च द नेशनल जियो साइंस डाटा रिपोजिटरी पोर्टल। तो किस मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है? मिनिस्ट्री ऑफ माइंस ने लॉन्च किया है नेशनल जियो साइंस डाटा रिपोजिटरी पोर्टल को। स्पीयर हेडेड बाय द जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया एंड भास्कराचार्य इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस एप्लीकेशन एंड जियो इन्फॉर्मेटिक। दिस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एम्स टू प्रोवाइड कंप्रिहेंसिव एक्सेस टू जियो स्पेशियल इन्फॉर्मेशन नेशन वाइड। ये स्पीयर हेडेड है जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया और भास्कराचार्य इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस एप्लीकेशन एंड जियो इन्फॉर्मेटिक्स है। ये जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म होगा, इसका मकसद है प्रोवाइड करना कंप्रिहेंसिव एक्सेस को जियो स्पेशियल इन्फॉर्मेशन का पूरे नेशन के लिए। द इनिशिएटिव रिप्रेजेंट अ सिग्निफिकेंट स्टेप टुवर्ड डिमार्केटिंग क्रिटिकल जियो साइंस डाटा, फॉस्टरिंग इनोवेशन इन एक्सप्लोरेशन एंड एम्पावरिंग स्टेक होल्डर इन वेरियस इंडस्ट्री एंड एकेडमिया। ये जो इनिशिएटिव है, ये रिप्रेजेंट करता है एक सिग्निफिकेंट स्टेप के रूप में डेमोक्रेटाइज करने के लिए क्रिटिकल जियो साइंस डाटा को। ये फोस्टर करता है इनोवेशन को एक्सप्लोरेशन के लिए और एम्पावर करता है स्टेक होल्डर को अलग अलग इंडस्ट्री के लिए और एकेडमिया के लिए। द पोर्टल हैज बीन क्रिएटेड एज ए पार्ट ऑफ नेशनल मिनरल एक्सप्लोरेशन पॉलिसी 2016। और ये जो पोर्टल है, इसको क्रिएट किया गया है, ये पार्ट है नेशनल मिनरल एक्सप्लोरेशन पॉलिसी 2016 का। नेशनल मिनरल एक्सप्लोरेशन पॉलिसी 2016 के बारे में हम जान ले। इट सीक टू बूस्ट एक्सप्लोरेशन इन इंडिया बाय इनकरेजिंग प्राइवेट सेक्टर इन्वॉल्वमेंट। जो आपका नेशनल मिनरल एक्सप्लोरेशन पॉलिसी है 2016 का, ये बूस्ट कर रहा है एक्सप्लोरेशन को भारत में, इनकरेज करके प्राइवेट सेक्टर इन्वॉल्वमेंट को। मेन जो फीचर्स है वो इंक्लूड करता है ऑक्शनिंग एक्सप्लोरेशन ब्लॉक को प्राइवेट सेक्टर के इन्वॉल्वमेंट के माध्यम से, जिसमें रेवेन्यू को शेयर किया जाएगा। क्रिएट किया जाएगा पब्लिक जियो साइंटिफिक डाटा को और मैपिंग होगा इंटायर कंट्री का उपयोग करके लो एल्टीट्यूड एंड क्लोज स्पेस फ्लाइट का प्रिसाइज लोकेशन के लिए मिनरल्स का, जैसे कि गोल्ड, सिल्वर, कॉपर हो गया। GSI जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के बारे में भी हम जान ले।
Geological Survey of India, headquartered in Kolkata, is a scientific agency founded in 1851 under the Ministry of Mines. It conducts geological survey and study, providing essential earth science information to government, industry and the public. जो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है, जिसका हेडक्वार्टर कोलकाता में है, यह आपका साइंटिफिक एजेंसी है जिसको फाउंड किया गया था 1851 में। ये मिनिस्ट्री ऑफ माइंस के अंतर्गत आता है। ये कंडक्ट करता है जियोलॉजिकल सर्वे और स्टडी को, प्रोवाइड करता है इसेंशियल अर्थ साइंस इंफॉर्मेशन को गवर्नमेंट, इंडस्ट्री और पब्लिक के लिए। एज वन ऑफ द वर्ल्ड ओल्डेस्ट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इट्स काइंड, जीएसआई एक्टिवली पार्टिसिपेट इन वेरियस इंडस्ट्री एंड इंटरनेशनल जियो साइंटिफिक फोरम। और ये वन ऑफ द वर्ल्ड का ओल्डेस्ट ऑर्गेनाइजेशन में से एक है इस टाइप का। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो है वो एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहा है अलग अलग इंडस्ट्री और इंटरनेशनल जियो साइंटिफिक फोरम में भी। विशाख एन भास्कराचार्य नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्पेस एप्लीकेशन एंड जियो इन्फॉर्मेटिक के बारे में भी हम जान लें। तो जो आपका भास्कराचार्य नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्पेस एप्लीकेशन एंड जियो इन्फॉर्मेटिक है, ये आपका एक ऑटोनोमस साइंटिफिक सोसाइटी है जो कि सपोर्ट कर रहा है टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट, रिसर्च और कॉपरेशन को जियो स्पेशियल टेक्नोलॉजी डोमेन के लिए। इट इज एन एजेंसी ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, गवर्नमेंट ऑफ गुजरात, लोकेटेड इन गांधीनगर, गुजरात। और ये एक एजेंसी है डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, गवर्नमेंट ऑफ गुजरात का। कहाँ पे लोकेटेड है? तो गांधीनगर, गुजरात में। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इलेक्टोरल लिटरेसी इन क्लासरूम। पीआईबी की न्यूज है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जानेंगे इसके बारे में हम। जो इलेक्टोरल लिटरेसी की बात कही गई है क्लासरूम के माध्यम से। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एंड द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हैज इंटर इनटू अ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग टू इंटीग्रेट वोटर एजुकेशन एंड इलेक्टोरल लिटरेसी इनटू द फॉर्मल एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन और इलेक्टोरल कमीशन ऑफ इंडिया जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, उन्होंने एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग को साइन किया है ताकि इंटीग्रेट किया जा सके वोटर एजुकेशन को और इलेक्टोरल लिटरेसी को फॉर्मल एजुकेशन सिस्टम में भारत के। ऑब्जेक्टिव इज टू प्रिपेयर स्टूडेंट अ फ्यूचर वोटर एंड इनकरेज ग्रेटर इलेक्टोरल पार्टिसिपेशन। इसका मकसद है कि प्रिपेयर किया जाए स्टूडेंट को फ्यूचर वोटर के रूप में और इनकरेज किया जाए उनको ग्रेटर इलेक्टोरल पार्टिसिपेशन के रूप में। The move include the introduction of updating of NCERT textbook to incorporate electoral literacy in the national curriculum framework for class 6 to 12। और ये जो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग है ये इंक्लूड कर रहा है जिसमें इंट्रोड्यूस किया जाएगा या अपडेट किया जाएगा एनसीईआरटी के टेक्स्ट बुक को, इनकॉर्पोरेट किया जाएगा इलेक्टोरल लिटरेसी को नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क में क्लास 6 से 12 के लिए। Additionally, voter education and electoral literacy will be integrated into curricular framework of college, university and adult education। और साथ साथ जो वोटर एजुकेशन और इलेक्टोरल लिटरेसी है उसको इंटीग्रेट किया जाएगा करिकुलर फ्रेमवर्क में कॉलेज, यूनिवर्सिटी और एडल्ट एजुकेशन के लिए। टीचर विल रिसीव ट्रेनिंग टू इनकॉर्पोरेट दिस सब्जेक्ट मैटर इनटू देयर कोर्सेज। और टीचर को ट्रेनिंग दिया जाएगा कि वो इनकॉर्पोरेट करे ये जो सब्जेक्ट मैटर है उसको कोर्सेज में। नेक्स्ट टॉपिक हमारा फास्टर एडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल फेम टू स्कीम। तो जानेंगे इसके बारे में हम। पहले भी इस टॉपिक को हम लोगों ने कंसीडर कर रखा है। Parliamentary Standing Committee on Industry has recommended extending the faster adoption and manufacturing of electric vehicle FAME to scheme by at least 3 more years। जो पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी है इंडस्ट्री के लिए, उन्होंने रिकमेंड किया है कि एक्सटेंड किया जाए फास्टर एडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल फेम टू स्कीम को कम से कम 3 और साल के लिए। क्या रिकमेंडेशन है उनका? स्कोप इन्हेंसमेंट। द कमिटी सजेस्ट ब्रॉडनिंग द स्कोप ऑफ फेम टू स्कीम टू सपोर्ट मोर इलेक्ट्रिक व्हीकल मेकिंग इट मोर इंक्लूसिव। जो कमिटी है वो सजेस्ट कर रहा है कि ये ब्रॉडन करेगा जो स्कोप है फेम टू स्कीम का, ये सपोर्ट करेगा और ज़्यादा इलेक्ट्रिक व्हीकल को, जो कि और ज़्यादा इसको इंक्लूसिव बनाएगा। सब्सिडी जो है इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर के ऊपर कमिटी ने रिकमेंड किया है कि रिस्टोर किया जाए सब्सिडी को इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर के लिए। सपोर्ट फॉर इलेक्ट्रिक 4 व्हीलर, सपोर्ट प्रोवाइड करने की बात कही गई है इलेक्ट्रिक 4 व्हीलर के लिए। कमिटी ने एडवाइस किया है कि इंक्रीज किया जाए जो नंबर है इलेक्ट्रिक व्हीकल का, सपोर्ट प्रोवाइड करके 4 व्हीलर कैटेगरी पे, और इंक्लूड किया जाए प्राइवेट इलेक्ट्रिक 4 व्हीलर को फेम टू स्कीम में, जिसका कैप जो है वो बेस्ड होगा कॉस्ट और बैटरी कैपेसिटी के ऊपर व्हीकल का। चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर इंसेंटिव, जो कमिटी है उसने सजेस्ट किया है कि इंसेंटिवाइज किया जाए इंस्टॉलेशन को लेकर चार्जिंग स्टेशन के लिए, और एक्सटेंड किया जाए सपोर्ट को इंडिविजुअल इन्वेस्टर, वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप और कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए। और ज़्यादा फंड की बात कही गई है, रिकमेंड किया गया है कि एलोकेट किया जाए और ज़्यादा फंड को भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड वेल को, ताकि वो पॉपुलराइज कर सके इलेक्ट्रिक व्हीकल के मोबिलिटी को। कंसिस्टेंट नेशनल पॉलिसी, आवश्यकता है कंसिस्टेंट और स्टेट नेशनल पॉलिसी की इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के लिए।
फेम स्कीम के बारे में हम जान लें तो पहले इसके बैकग्राउंड को हम समझते हैं। फेम इंडिया जो है वो पार्ट है नेशनल इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मिशन प्लान का, जिसका मकसद है इनकरेज करना इलेक्ट्रिक व्हीकल को सब्सिडी को देके अलग अलग व्हीकल के सेगमेंट के लिए। फेजेस जो स्कीम का, तो फेज 1 को स्टार्ट किया गया था 2015 में और ये कंप्लीट हुआ मार्च 31 2019 में। फेज 2 को स्टार्ट किया गया था अप्रैल 2019 में और ये कंडक्ट हो गया आपका मार्च 31 2022 में। टेक्नोलॉजी जिसको कि कवर किया गया इसके अंतर्गत, तो हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक टेक्नोलॉजी को, जिसमें कि माइल्ड हाइब्रिड, स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड, प्लग इन हाइब्रिड और बैटरी इलेक्ट्रिक हाइब्रिड की बात कही गई है। मॉनिटरिंग अथॉरिटी की अगर हम बात करें तो डिपार्टमेंट ऑफ हैवी इंडस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्री एंड पब्लिक इंटरप्राइजेज जो है वो मॉनिटरिंग अथॉरिटी है जो कि इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। फोकस एरिया क्या है इस स्कीम का? टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट, डिमांड क्रिएशन, पायलट प्रोजेक्ट और चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, इसके ऊपर फोकस होगा इस स्कीम के अंतर्गत। तो टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट, डिमांड क्रिएशन, पायलट प्रोजेक्ट और चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। ऑब्जेक्टिव क्या है इस स्कीम का? encourage faster adoption of electric and hybrid vehicle through upfront incentive, establish necessary charging infrastructure for electric vehicle। इंकरेज किया जाए फास्टर एडॉप्शन को इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड व्हीकल का अपफ्रंट इंसेंटिव के माध्यम से। इस्टेब्लिश किया जाए नेसेसरी चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए। साइलेंट फीचर्स ऑफ फेज 2 ऑफ फेम, जो साइलेंट फीचर आपका फेज 2 का फेम के लिए, तो फोकस है इलेक्ट्रिफिकेशन के ऊपर पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन का, जिसमें कि शेयर ट्रांसपोर्ट की बात कही गई है। इंसेंटिवाइज किया जाएगा मेनली व्हीकल को जिसका उपयोग किया जा रहा है पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए व जो रजिस्टर्ड है कमर्शियल पर्पज़ के लिए। बेनिफिट जो है उसको एक्सटेंड किया जाएगा व्हीकल जिसका एडवांटेज होगा बैटरी का, जैसे कि लिथियम आयन बैटरी का जिसमें उपयोग होगा उसको एडवांटेज प्रोवाइड किया जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक हमारा रैम्प रिजुविनेशन एक्सेलरेशन एंड मिटिगेशन ऑफ पेंडेमिक प्रोग्राम, पीआईबी के न्यूज इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो अभी हाल ही में जो 3 सब स्कीम है उसको इंट्रोड्यूस किया गया, एक पार्ट है ये रैम्प रिजुविनेशन एक्सेलरेशन एंड मिटिगेशन पेंडेमिक प्रोग्राम का। ये जो स्कीम है इसका फोकस है सपोर्ट करने को लेकर माइक्रो स्मॉल और मीडियम इंटरप्राइजेस को एड्रेस करके जो इंपॉर्टेंट चैलेंजेस जिनका उनको सामना करना पड़ रहा है, इस स्कीम के बारे में हम जान लें। जो पहला स्कीम आपका एमएससी गिफ्ट, इसका मकसद है इनकरेज करना ग्रीन इन्वेस्टमेंट को और प्रोवाइड करना फाइनेंसिंग को ट्रांसफॉर्मेशन के लिए एमएसएमई का। जो दूसरा स्कीम है आपका एमएससी स्पाइस, इसको डिजाइन किया गया प्रमोट करने के लिए और इन्वेस्ट करने के लिए सर्कुलर इकोनॉमी में, जिसका फोकस होगा सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस के ऊपर। और लास्टली जो आपका एमएसएमई स्कीम है ऑनलाइन डिस्प्यूट रेजोल्यूशन फॉर डिलेड पेमेंट के लिए, इसका फोकस होगा कि रिजॉल्व किया जाए पेमेंट डिले को ऑनलाइन डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म के मदद से। ये फैसिलिटेट करेगा स्मूथर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को एमएसएमई के लिए। ये जो सब स्कीम है ये कलेक्टिवली कंट्रीब्यूट करेंगे ब्रॉडर गोल को लेकर बूस्ट करने के लिए एमएसएमई सेक्टर को, और ये फॉस्टर करेंगे सस्टेनेबल बिजनेस प्रैक्टिसेस को। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा नामदफा फ्लाइंग स्क्वायरल, तो जानेंगे हम इसके बारे में। नामदफा फ्लाइंग स्क्वायरल जो है वो मिस कर रहे थे 42 ईयर से, इसको फिर से रिडिस्कवर किया गया है अरुणाचल प्रदेश में। तो कहाँ पे? अरुणाचल प्रदेश में। लास्ट बार डिस्क्राइब किया गया था इसको 1981 में। ये जो स्पीसीज है इसको माना गया था कि ये एक्सटिंक्ट हो चुके हैं या कन्फ्यूज थे इसको सिमिलर स्पीसीज के साथ। नामदफा फ्लाइंग स्क्वायरल इसको क्लासिफाई किया गया है क्रिटिकल इंडेंजर कैटेगरी में आईयूसीएन के रेड लिस्ट में, और लिस्ट किया गया है शेड्यूल 2 में वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में। तो किस क्रिटिफाई किया गया है इसको क्रिटिकली एंडेंजर कैटेगरी में, ये इंपॉर्टेंट है, और शेड्यूल 2 में है। लोकेटेड है नामदफा नेशनल पार्क में अरुणाचल प्रदेश का। तो कहाँ पे? नामदफा नेशनल पार्क अरुणाचल प्रदेश में। ये वन ऑफ द 25 मोस्ट वांटेड लॉस्ट स्पीसीज में से एक है, जिसको टारगेट किया गया है ग्लोबल वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन सर्च फॉर लॉस्ट स्पीसीज इनिशिएटिव के अंतर्गत। यहाँ पे आप देख सकते हैं इस स्पीसीज को, इसके बारे में हम जान ले। ये एक रेयर साइट थ्रेटिंग जो हो रहा था टाइगर का भारत में नामदफा नेशनल पार्क में और टाइगर रिजर्व के पास, वहाँ पे ऑफिशियल ने अनडिस्कवर किया बहुत सारे टिम्बर डिपोट को कोर एरिया में रिजर्व का। नामदफा फ्लाइंग स्क्वायरल जो है आपका नेशनल पार्क को इस्टेब्लिश किया गया था 1983 पे। ये नियरली 2000 किलोमीटर स्क्वायर एरिया में फैला हुआ है, लार्जली प्रोटेक्टेड एरिया है अरुणाचल प्रदेश का, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है ईस्टर्न हिमालय का। इसका जो नाम है रिवर जो कि ओरिजिनेट करता है इस पार्क में, जो कि नोहा देहरी रिवर जो कि ट्रिब्यूटरी है ब्रह्मपुत्रा का। ये लाइक करता है ढापा बम रेंज के पास, मिसमी हिल और पटाका रेंज के पास। ये आप देख सकते हैं मिसमी हिल्स और पटाका बम के पास, जहाँ पे ये नामदफा नेशनल पार्क है आपका। इसको लोकेशन को भी आपके बारे में पता चल गया। होकोंग गिवन जो कि इकलौता स्पेसीज है जो कि पाए जाता है इंडिया पे। नामदफा चौथा लार्जेस्ट नेशनल पार्क है भारत का। हेमिस नेशनल पार्क लद्दाख का पहला है, डेजर्ट नेशनल पार्क राजस्थान का दूसरा है, गंगोत्री तीसरा है उत्तराखंड में, और चौथा जो है नामदफा अरुणाचल प्रदेश का है। जो टेनेटिव लिस्ट है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का उसमें ये मेंशन है। ये जो पार्क है वर्ल्ड का ये चौथा फेलाइन स्पीसीज जो है, यहाँ पे टाइगर, लेपर्ड, स्नो लेपर्ड और क्लाउडेड लेपर्ड पाए जाते हैं। दैट्स ऑल फॉर डेली करंट अफेयर सेशन। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा शेयर करें। These are our social media link. From here also you can stay connected with us and give us your valuable feedback. Thank you and have a nice day.